हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज से क्लास 9th की एनसीईआरटी हम शुरू कर रहे हैं और समरी रहेगी। सिर्फ और सिर्फ नोट्स आपको कुछ इस तरह से प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको राइट करने की ज़रूरत ना हो, यानी कि ईजिली आप इसी पीडीएफ को सेव करके आप जब भी रिवीजन करना चाहें आप कर सकते हैं ना। सो क्लास 9th की ज्योग्राफी करेंगे, फिर इस तरह से लाइक क्लास 6 to 10th है ना, हमारा टारगेट था कि क्लास 6 to 10 तक की जितनी भी आपकी एनसीईआरटी है, जैसे कि अभी ज्योग्राफी कर रहे हैं, पहले ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे एंड देन हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, पॉलिटी, इन सभी को कंप्लीट करना है हमें। ठीक है, तो पहले ज्योग्राफी टारगेट है हमारी बिकॉज ये इंपॉर्टेंट होती है और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आप बीपीएससी देने वाले हो, सीटेट का एग्जाम जुलाई में होने वाला है, वो आप उसमें अपेयर होने वाले हो, DSSB रीड सीटेट कुछ भी दे रहे हैं आप। ठीक है, तो एनसीईआरटी हर जगह इंपॉर्टेंट होता है, तो इस क्लास को आप ले सकते हो। और क्लास 9th में सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर्स है और इन्हीं 6 चैप्टर्स को हम कवर अप करेंगे। और पहला चैप्टर है हमारा भारत, आकार और स्थिति। तो भारत का आकार क्या है और पूरे वर्ल्ड के मैप में अगर हम देखते हैं तो स्थिति क्या हो जाती है ना इंडिया की। सो स्थिति के बारे में पहले जान लेते हैं। जैसे कि भारत हमारा एक विशाल देश है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग जो है वो 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तर से 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 सेकंड पूर्व से 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्व देशांतर तक कर्क रेखा जो है, अगर हम कर्क रेखा देखते हैं तो 23.5 डिग्री उत्तर में देश को 2 बराबर भागों में काटने का काम करता है, बांटने का काम करता है ना। जैसे कि हमने कहा कि उत्तरी गोलार्ध में है ना, तो बिल्कुल ये यहाँ पे इंडिया आप येलो कलर में देख पा रहे हो, ये पूरे वर्ल्ड का मैप है एक तरह से। और अगर आप देखोगे तो इंडिया जो है उत्तरी गोलार्ध में ही आपका लाए करता है। और किस कॉन्टिनेंट में, तो एशिया कॉन्टिनेंट में हो जाता है। और इंडिया का मैप जब हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी डिस्कस करी थी ज्योग्राफी की, तो वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से समझा था, स्पेशली इंडिया को लेकर के ना। तो कर्क रेखा क्या है और मकर रेखा क्या होती है ना, इन सब के बारे में क्लास 6 हमने किया हुआ है। आई होप कि वो क्लास आपने ले ली होगी ना। सो चलिए समझते हैं आगे। लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है कौन सा, कर्क रेखा। ठीक है, ये कर्क रेखा जो कि यहाँ पे आप देख पाओगे 23.5 डिग्री पे है और ये इस तरह से इंडिया को 2 बराबर भागों में बांटते हुए यहाँ से इस तरह से गुजरती है। ठीक है, तो फिलहाल आते हैं आगे, देखते हैं। दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में है। ये सिर्फ इंडिया की बात हम करते हैं जब तब आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह स्थित है, आइलैंड है जो कि अरब सागर में स्थित है। ठीक है, इंडिया का मैप आई होप कि आप एज्यूम कर पा रहे होगे ना, कुछ इस तरह से मैं छोटा सा बना देती हूँ ना। इस तरह से इंडिया का मैप है। इधर आपका अंडमान निकोबार हो जाता है जो कि बंगाल की खाड़ी में है, और इधर अरब सागर है और इस तरफ आपका लक्षद्वीप है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें हो जाती हैं। आगे एक फैक्ट दिया गया है कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, ठीक है, पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए उसको। इंदिरा बिंदु, जो इंदिरा है, इंदिरा पॉइंट जिसे कहते हैं ना, इंदिरा को माना जाता है सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का। और सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में ये क्या हो गया था, जलमग्न हो गया था, यानी कि जल में डूब चुका है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दक्षिण में अगर आप देखोगे इंडिया के, तो ये आपको देखने को मिलेगा, सबसे दक्षिणतम बिंदु है ये। ठीक है, और भारत के भूभाग आकार की बात करते हैं ना, तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम एरिया की बात करें भारत के सिर्फ और सिर्फ, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का, पूरे वर्ल्ड के एरिया का अगर हम कंपेयर करें तो भारत का सिर्फ और सिर्फ 2.4% है। ठीक है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में कितना % पार्टिसिपेट करता है, तो 2.4% पार्टिसिपेट करता है। और भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, मतलब पूरे विश्व में अगर हम कंपेयर करते हैं, जिससे पहले नंबर पे रशिया आता है, तो 7वें नंबर पे हमारा भारत आता है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप के साथ मिला करके लगभग 7,516.6 किलोमीटर माना जाएगा। ठीक है, स्थल सीमा की बात करेंगे तो 15,200 है। अगर हम अंडमान निकोबार इन सबको भी इंक्लूड कर लेते हैं, जो कि आइलैंड्स हैं, इंडिया के 2 ही आइलैंड्स हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप, तो इनको मिला करके हो जाता है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से गुजरात की बात करेंगे तो भाई गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में, जैसे कि हम देशांतर, और हमने देशांतर रेखा और दूसरी चीज़ थी हमारी अक्षांश रेखा। ठीक है, तो देशांतर और अक्षांश दोनों ही कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्हीं की हेल्प से हम किसी स्थान की एग्जैक्ट सिचुएशन पता कर सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ का समय भी। ठीक है, तो समय की बात हमने जैसे बात करी थी क्लास 6 में, इस चीज़ को हमने बहुत ही अच्छे से समझा था कि किसी भी जगह का पता, किसी भी जगह के टाइम का पता लगाने के लिए ना हम किस तरह से चीज़ों को करते हैं, वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को हमने क्लास 6 में समझा था। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करते हैं ना, तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, जैसे कि हमें पता है गुजरात आपको यहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ देखने को मिलने वाला है। इन स्थानों समय में लगभग 2 घंटे का अंतर देखा जाता है। ठीक है, लगभग 2 घंटे का अंतर सिर्फ इंडिया के एक छोर से दूसरे छोर में हमें देखने को मिल जाता है। और 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा, जिसे भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है, यानी कि मानक यामी उत्तर माना जाता है।
और जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। और ऐसे देखा जाए तो ये लगभग 5 राज्य हैं जहाँ से ये रेखा होकर के आपकी गुजरती है। ठीक है, सो भाई अगला क्या कह रहे हैं कि भारत तथा विश्व, अगर हम कंपेयर करें, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बारे में जाना, ठीक है, वहाँ की मानक समय रेखा क्या है और अरुणाचल प्रदेश गुजरात के बीच का समय का डिफरेंस कितना होता है। भारत जो है भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है और भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। तो बिल्कुल सही बात है। ऊपर हमने जैसे देखा है एशिया के अंतर्गत आपका इंडिया आता है, भारत आता है ना, और इस तरह से चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। आगे क्या बता रहे हैं कि 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी जो है लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। ठीक है, स्वेज नहर जो कि यहीं पे देखने को मिलती है, और जब ये वाला रास्ता खुल जाता है तो इनके बीच की डिस्टेंस जो है लगभग इतना कम हो गया था। ठीक है, विश्व के 7 बड़े देश, तो ये कौन कौन से देश हैं ये आप देख सकते हो। सबसे बड़ा देश रशिया है, फिर कनाडा है जो कि उत्तरी अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका ये भी उत्तरी अमेरिका का है, फिर चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत हमारा 7वें नंबर पे आता है। इन सभी की जनसंख्या भी आपको दी गई है ना कि कहाँ पे कितना जो जनसंख्या वो देखने को हमें मिलती है। भारत की 3.28% है। ये इंडिया का मैप जैसे कि आप देख सकते हो ना, जो चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी थी, अगर हम यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो ये 8 डिग्री 4 सेकंड से लेकर के 37 डिग्री 6 सेकंड ये पूरा देखने को मिलता है। इधर 68 डिग्री 7 सेकंड से इधर 97 डिग्री 25 सेकंड तक ये चीज़ें रहती हैं। और डिस्टेंस की बात करें तो इस तरह से आप देखोगे तो ये 2933 किलोमीटर आपको देखने को मिलता है ना। ये हॉरिजेंटली देखेंगे, आप वर्टिकली देखेंगे तो 3214 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, मानक समय रेखा कहाँ से जा रही है, तो ये मानक समय रेखा है 82 डिग्री 30 सेकंड, यानी कि 82.5 डिग्री कह सकते हैं आप। ठीक है, जो कि इस तरह से यहाँ से होकर के गुजर रही है। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमने क्या फैक्ट देखा था कि अरुणाचल प्रदेश और इसके गुजरात के बीच में जो समय का अंतराल है वो 2 घंटे का समय का अंतराल देखा जा सकता है। ठीक है, डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच में। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग किस तरह से चीज़ें इंडिकेट करी गई हैं। और इसी प्रकार उपनिषद की जैसे हम बात करते हैं ना, उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र, कहानियाँ हों, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली, ये सारी ही चीज़ें संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके हैं। किस तरह से पहुँच सके हैं, तो ये जो मार्ग आप देख पा रहे हो ना, मतलब कई समुद्री मार्ग हैं जो कि आप इस पिक्चर में भी चीज़ें दिखाई गई हैं ना कि कहाँ से कहाँ पर जाने का डायरेक्ट रास्ता है, वो भी थ्रू वाटर। तो इस तरह से जो हमारे कल्चर थे, हमारी संस्कृति थी, वो अलग अलग देशों में कौन कौन सी चीज़ें पहुँची ये जान लीजिए आप, है ना, कि रामायण का हो, है ना, या फिर पंचतंत्र की कहानियाँ हो, ये हमारी अपनी थी और जो पूरे विश्व में आज लोग जानते हैं। भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। बिल्कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भाई राज्य 28 हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अभी रिसेंट का अपडेट ये है, ये आपको पता होना चाहिए। और कौन कौन से पड़ोसी देश हैं ना, तो ये मैं आपको मैप के थ्रू समझा देती हूँ, ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। ठीक है, तो अगर हम लैंड की तरफ से देखते हैं तो ये हमारा पाकिस्तान, एक हमारा मतलब पाकिस्तान है, हमारा तो नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान बहुत थोड़ा सा टच करता है लेकिन वो भी है, और नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, इधर म्यांमार हो जाएगा। ये स्थल की तरफ से थे जो हमारे इंडिया से हमारे पड़ोसी हैं, नेबर हैं एक तरह से ना। अगर हम जल की तरफ से देखते हैं, पानी से घिरे हुए, तो ये श्रीलंका हो जाता है और नीचे मालदीव्स हो जाता है। ठीक है, नीचे मालदीव और श्रीलंका, ये 2 ऐसे आइलैंड्स हैं जो इंडिया के नेबर कंट्रीज़ में आते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे इस चीज़ को। यही सारी चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। बाकी ये क्या कह रहे हैं कि सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। ठीक है, कौन कौन से थे, प्रांत थे और रियासत से। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और जो रियासतों पर का शासन स्थानीय शासकों के द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। ठीक है, बस सिंपल सी चीज़ थी, वो आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता से पहले भाई यहाँ 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नहीं थे, प्रांत और रियासत में हमारा देश बटा हुआ था। और ये कंप्लीट इंडिया का मैप दिया गया है ना, अभी अपडेटेड मैप है। जैसे कि 2019 में यहाँ पे इसको 2 राज्यों में डिवाइड कर दिया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को, है ना, और इस तरह से दामन दीव और दादर नागर हवेली को एक बना दिया गया, लेकिन एक कॉन्टिनेंट कर दिया गया। कॉन्टिनेंट बोल रही हूँ भाई, क्या कहते हैं इसको, केंद्र शासित प्रदेश थे पहले ना 2, अभी ये 1 हो चुके हैं, और यहाँ पे 1 था तो ये 2 कर दिए गए हैं ना। तो इस तरह से ये सारी पूरा अपडेटेड मैप है जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, सभी सिचुएशंस आपको पता होनी चाहिए मैप में कहाँ पे क्या है और अभी कितनी चीज़ें हो चुकी हैं। फिर दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव्स हैं, और भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता और है, एक छोटा सा समुद्री रास्ता है जिसे हम कहते हैं पाक जल संधि, और मन्नार की खाड़ी है। मालदीव्स में और लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है ना, मालदीव और लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में हमें देखने को मिलता है ना। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये मालदीव से, और इसके ऊपर आप लक्षद्वीप देख पा रहे हो। ठीक है, तो लक्षद्वीप के दक्षिण में मालदीव्स स्थित है इस तरह से।
तो ये फिलहाल हमारा कंप्लीट हो गया ना, छोटा सा चैप्टर था बट एक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है, इंडिया से रिलेटेड है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से हर एक पॉइंट हर एक फैक्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए ना। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ना। एक्सरसाइज भी है, आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं इसको, और क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा, 25 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा ना। तो चलिए शुरू करेंगे, भारत के भौतिक स्वरूप की बात करते हैं, यानी कि जो इंडिया है, भारत है, वो किस तरह से फिजिकली डिवाइड किया गया है हर एक चीज़ में। जैसे कि आप हिमालय पर्वत देख पा रहे हो, तो हिमालय पर्वत में भी कितने भाग हैं और भारत में कौन सा सबसे ऊंचा हिस्सा पड़ता है, और भारत के बाहर हर एक चीज़ यहाँ पे जानेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है आपके ना। मुख्य भौतिक वितरण कौन कौन से हैं, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला हो गया, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल हो गया, तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। हिमालय पर्वत की बात करते हैं तो हिमालय कैसा पर्वत है, एक वलित पर्वत श्रृंखला है जो सिंधु से पूर्व से पश्चिम की दिशा में अगर हम देखते हैं तो सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक ये फैला हुआ है कुछ इस तरह से। और हिमालय पर्वत जो है विश्व का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी मानी जाती है। सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि 8,848 मीटर एक तरह से ऊंचाई पर स्थित है। और इसकी जो चौड़ाई है, कश्मीर में 400 किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है, यानी कि इधर सबसे ज़्यादा चौड़ा है और इधर आते आते चौड़ाई इसकी कम हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं तो ये आप सारे ही ऊंचे शिखर देख पाओगे। यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। पहला कि हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है, तो वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में पाई जाती है, और नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है आपका कि भारत हिमालय की वो कौन सी ऊंची चोटी है जो भारत में पाई जाती है ना, तो वो कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में है। कहाँ पर है, तो सिक्किम राज्य में देखने को मिलती है। ऊंचाई है इसकी 8,598 किलोमीटर ना। बाकी ये सारी पर्वत श्रृंखलाएं आप इनका नाम जान लीजिए, वो इनफ होगा यहाँ पे। बाकी इन दोनों का सब कुछ जानना है ना, किस देश में है और कितनी ऊंचाई है इनकी। मकालू, धौलागिरी हो गई, इसके बाद नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरवा, गुरला, मंधाता, ये सारी ही चीज़ें आपको इस सारी श्रृंखलाएं देखने को मिल जाती हैं ना। इसके बाद हम देखते हैं हिमालय पर्वत के बारे में। तो इसकी मैंने बताया था कि इसकी 3 श्रेणियां हैं, ठीक है। जो सबसे ऊपरी श्रेणी है उसे कहा जाता है ना एक तरह से इसका नाम दिया गया है हिमाचल या हिमाद्री भी कह सकते हैं, या निम्न हिमालय इसे कहा जाता है। दूसरी श्रेणी हो जाती है ना, पहली कौन सी हो गई, हिमाचल या निम्न श्रेणी हो जाएगी। दूसरी आपकी पीर पंजाल हो जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे आपकी कश्मीर की घाटियाँ, हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ इसी में पाई जाती हैं। सबसे निचली जिसे कहेंगे, ठीक है, निचली कह लीजिए, सबसे बाहरी श्रेणी श्रृंखला जिसे हम शिवालिक श्रृंखला के नाम से जानते हैं। तो ये 3 हैं, ये आप समझ चुके होंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपका निम्न हिमालय है और शिवालिक श्रेणी है, इनके बीच में कुछ दून पाए जाते हैं, दून घाटियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। ये 3 दून हैं जो इनके बीच में पाई जाएंगी और इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जा सकता है। और ये पूरा मैप आप देख सकते हो, है ना। कई सारे पठार हैं, जैसे कि यहाँ पे सिचुएशन देख लिए, इन्हीं के बारे में आगे हमें पढ़ना है। ये गारो खासी जयंतियाँ जो कि मेघालय में पाई जाती हैं। और इधर हो जाएगा आपका अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि राजस्थान में श्रेणी है, मतलब फैला हुआ है इस तरह से, और सबसे पुराना भी माना जाता है। ये नर्मदा नदी है, जिसके ऊपर देखोगे आप तो विंध्यन श्रेणी और मालवा का पठार है। नीचे की तरफ दक्कन का पठार है, दक्कन ट्राइब जिसे कहते हैं। इधर आपका छोटा नागपुर का पठार मिल जाता है ना। तो चलिए समझते हैं अभी। और इसी मैप से मैं आपको बता दूं, ये आपका पश्चिमी घाट होता है, ये पूर्वी घाट होता है, ठीक है। और तट की बात करेंगे तो ये घाट के जस्ट पीछे वाला जो एक छोटी सी पट्टी होती है, जो कि पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट दोनों ही इस तरह से पाई जाएंगी आपकी, है ना। और इधर ये पूर्वी तट हो जाता है। तो आगे हम, ये मैंने इसलिए बता दिया बिकॉज यही हम पढ़ने वाले हैं। तो मैप आप यहाँ से जाकर के, जब भी मैं इधर पढ़ूँ आप वहाँ से जाकर के समझ सकते हो। मैप से चीज़ें समझते हैं तो ज़्यादा बेहतर होती हैं। अब हिमालय का हमने 3 पार्ट्स में देखा था किस तरह से श्रेणी में बटा हुआ है। अब यहाँ पे नदियों के आधार पे देखेंगे कि हिमालय का क्या नाम रखा गया ना। जैसे हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया, और इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर भी विभाजित किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं, ठीक है। सतलुज और सिंधु के बीच को पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। और पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर हिमालय, मतलब कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी, मतलब वही सेम चीज़ को ही पंजाब हिमालय कह लीजिए, या फिर कश्मीर से हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हो जाएगा आपका सेकंड नंबर पे जो आता है, सतलुज और काली नदी के बीच में आपका हो जाएगा कुमाऊं हिमालय, और काली तिस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय कहते हैं, और तिस्ता दिहांग नदी के बीच में असम हिमालय पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में TRE 3 में भी पूछा गया था, और सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। इसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे उत्तरी मैदान की बात करेंगे। तो उत्तरी मैदान यानी कि ये हिमालय के जस्ट नीचे वाला पोर्शन होता है, जहाँ पे ये जो सिंधु नदी है, गंगा नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र और इसकी जितनी भी सहायक नदियाँ होती हैं उन सभी से निर्मित ये मैदान होता है। काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होगा बिकॉज ये जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। और इसके बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी की हम बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है एक, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं मांजली द्वीप, ठीक है। मांजली द्वीप कहा जाएगा। और कुछ जो भी नदियाँ होती हैं ना, ये नदियाँ कई
वितरणिकाओं में बट जाती हैं, यानी कि एक बड़ी सी नदी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होकर के अलग अलग पार्ट्स में बट करके दूसरे दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है, जिसे वितरणिकाएं कहा जाता है। अब दोआब का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच के भाग को दोआब कहते हैं। दो शब्दों से मिलकर के बना है, दो और आब। आब का मतलब पानी होता है। पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर के बना है, पंज प्लस आब। वही सेम चीज़, आपका अर्थ यहाँ भी पानी ही होगा। पंज का मतलब 5 हो जाता है, ठीक है। 5 नदियों के समूह को पंजाब कह दिया जाता है। अब गंगा के मैदान का विस्तार जो है घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच में है उत्तरी, और ये देखा जाए तो हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है एक तरह से गंगा नदी हमारी जो है। और इधर से पूर्व की तरफ से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, जो कि गंगा नदी में मिल करके मेघना बनाती है, ठीक है। और मेघना बनाती है यानी कि जिस जगह से ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। और जहाँ पे ये मेघना बनाती हैं वहीं पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसे हम सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, क्या कहते हैं? सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, जो विश्व प्रसिद्ध है, वो यहीं पर बनता है, इन दोनों नदियों के मिलन बिंदु पर है, जिसे मेघना कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और गंगा नदी भारत में तो बहती है, पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है और फिर जाकर के गिरेगी। तो इस तरह से ये चीज़ें समझ गए होंगे आप, है ना। अब 2 टर्म्स यहाँ जान लीजिए, भाबर और तराई वाला क्षेत्र। जब पानी जो है, जो एक तरह से बर्फ़ के पिघलने से जो नदियाँ बनी हैं, कि जितनी भी उत्तर की नदियाँ हैं वो कहीं ना कहीं बर्फ़ के पिघलने से ही बनी हुई हैं, ठीक है। और उनका जो सोर्स ऑफ वाटर है वो क्या है? वो बर्फ़ ही है, आइस ही है। तो किस तरह से क्या चीज़ें, भाबर क्षेत्र क्या होता है? तो जब ये पानी नदियों इस तरह से नदियों के बीच से होकर के आती हैं, तो जो शुरुआत वाला हिस्सा होता है वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं, ठीक है। जहाँ पर नदी पानी जो है इन पत्थरों के नीचे से आता है, तो कहीं ना कहीं नदियाँ वो हमें खोई सी नज़र आती हैं, नज़र नहीं आती हैं प्रॉपर, जिसे भाबर क्षेत्र कहा जाएगा। और जब ये इस क्षेत्र से आगे निकल जाएगा तो वहाँ पे कंकड़ पत्थर जो है वो थोड़ा सा छोटे हो जाते हैं, जिसे तराई क्षेत्र कह दिया जाता है। इसके बाद दूसरा फैक्ट आता है, जिसे हम कहते हैं बांगर और खादर। तो ये एक तरह से जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार हैं, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? वही जो नदी के आसपास की मिट्टी होती है ना, उसे जलोढ़ मृदा कहा जाता है। और आसपास की मृदा 2 तरह की होती है, एक जो तुरंत नदियों के द्वारा बहा करके लाई जाती है, तो वो मृदा काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होगी, और एक तरह से उसकी खेती के लिए ना वो एकदम बहुत ही ज़्यादा एक तरह से आदर्श मानी जाती है ना, तो उसे खादर कहते हैं। और जो थोड़ा सा पुरानी मिट्टी हो जाती है, ठीक है, जो थोड़ा सा पुरानी मिट्टी हो जाती है, उसकी उपजाऊ क्षमता अगर हम देखें तो खादर की कंपैरिजन में कम होती है, तो उसे हम बांगर कह देते हैं। दोनों टर्म समझना ज़रूरी है, आपको रटना नहीं है कि चीज़ें आप रटने बैठ गए ना, कि बस रट रहे, नहीं, आपको टर्म समझने हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे अप्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं। अप्रायद्वीपीय वर्ड का मतलब क्या होता है? तो आपने देखा होगा इंडिया नीचे की तरफ इस तरह से नज़र आता है, इधर आपका अरब सागर है, इधर बे ऑफ बंगाल है, और नीचे की तरफ भी नदियां हैं। तो इस तरह से ये क्या है? 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है ना। तो 3 तरफ से कोई भी लैंड, जमीन अगर पानी से घिरा हुआ होता है तो उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं ना। तो प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे तो ये बना किससे है? तो पुराने जो क्रिस्टलीय आग्नेय सेल, रूपांतरित सेल है ना, ये आग्नेय सेल, मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको बता देती हूँ, आग्नेय सेल बनती कैसे है। तो जो ये एक तरह से ज्वालामुखी होती है, इसमें जो यहाँ पे मैग्मा होता है ना, मैग्मा के पिघलने से मैग्मा जब बाहर निकल के आता है तो जो मृदा का निर्माण होता है, सेल का निर्माण होता है स्टोन्स का, उसे आग्नेय कहेंगे। और वही धीरे धीरे काफ़ी पुरानी हो जाती है तो रूपांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती है ना। तो इस तरह से इससे बना हुआ है प्रायद्वीपीय पठार। भी मैप में भी ऊपर हमने दिखाया था, ये 2 प्रकार के हो जाते हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, जैसे कि ऊपर दिखाया था मैंने आपको। अब आगे देखेंगे तो भाई इस पठार का विस्तार स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा श्रृंखला थी, जैसे कि मैंने दिखाया था। ये सबसे पुरानी श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। और भारत के भौतिक मानचित्र पर इनको मैंने ऊपर आपको दिखाया है, तो आप एक बार फिर से रिकॉल कर सकते हैं। जैसे जैसे पढ़ते जाइए मैं आपको भी रिकॉल करते जाइए, ठीक है। और गारो खासी जयंतियाँ मैंने आपको दिखाई थी। इधर मेघालय में 3 ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है ना, जैसे कि मैंने बताया था ये नीचे वाला हिस्सा कि ये पश्चिमी घाट है, तो ये पश्चिमी तट इसी के पीछे जस्ट एक पट्टी में पाई जाएगी। ये पश्चिमी हो जाता है और ये पूर्वी ना, सेम चीज़ यहाँ पे भी नजर आती है। समानांतर यानी कि एक दूसरे के पैरेलली ही स्थित होते हैं ना। इधर वाला तो सतत होता है, कंटिन्यू होता है, पर इधर कटा फटा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे कृष्णा, कावेरी ना, तो इन सभी का क्या हो जाता है, एक तरह से ये डेल्टा बनाते हैं आकर के, जिसकी वजह से यहाँ पे जो तट है ये कटा छटा हमें नजर आता है। इसके बाद हम देखेंगे तो पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक देखने को मिलती है ना। अगर हम देखते हैं कि तो ये एक तरह से ना महानदी इधर है, ये यहाँ से यहाँ पे आके जिस पॉइंट पे इनका मिलन बिंदु होता है ना, लाइक इधर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आके मिलते हैं, तो उसे नीलगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। और ठीक है, किस नाम से जानते हैं भाई? नीलगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं।
तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, जैसे कि मैंने भी अभी बताया था ना, अनियमित है। क्यों है वो आपको समझ में आ गया होगा। पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, ठीक है। जब हम उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो इसकी ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। इस भाग के शिखर काफ़ी ऊंचे हैं, जैसे कि अनाई मुदी, ठीक है। अनाई मुदी हो गया, डोडा बेटा हो गया, ये दो चीज़ें आप समझ गए होंगे। पूर्वी घाट की बात करते हैं तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी है। कौन सी है? महेंद्रगिरी है ना। अगर आप पूर्वी और पश्चिमी को कंपेयर करते हैं तो पश्चिमी वाले घाट के जो ऊंचाई ज़्यादा देखने को मिल रही है, पूर्वी की कम। और इसके बाद हम देखेंगे तो भाई प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यह भी पाई जाती है कि यहाँ पे इसमें जो काली मृदा है वो देखने को हमें मिलती है ना, जिसे हम दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, जिसे आग्नेय शैल शुरुआत में कहते हैं, वही धीरे धीरे काली मृदा में अपरदित होकर के बदल जाती है। और अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर के दिल्ली तक इस तरह से फैली हुई हैं। मरुस्थल की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे थार का मरुस्थल हमें इंडिया में देखने को मिलता है ना, जो कि राजस्थान में है, ठीक है। कहाँ पर है? ये बहुत ही गंदा मैप बना दिया मैंने, ठीक है। फिलहाल आप ऐसे ही देख लीजिए, थार का मरुस्थल जो कि राजस्थान में देखने को मिलेगा। यहाँ पर लगभग 150 मिलीमीटर से भी कम पानी बरसता है। काफ़ी शुष्क क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ पे जो एक तरह से वनस्पति होती है, बहुत कम मात्रा में होती है ना, और बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और नदियाँ भी बहुत सारी नहीं होती हैं, जो होती भी हैं वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं है ना कि अरब सागर तक या फिर बे ऑफ बंगाल तक ही अपना रास्ता तय कर पाएँ, ठीक है। एक लूनी नदी काफ़ी फेमस है जो कि दिखती है, पर कुछ वक्त के बाद वो कहाँ गायब हो जाती है हमें पता ही नहीं चल पाता है, ठीक है। और तटीय मैदान की बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार होता है, जैसे कि मैंने बताया था अभी। और पश्चिम में अरब सागर से लेकर के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक इसका विस्तार होता है। पश्चिमी तट, अभी ध्यान से आप समझते जाइए, मैं छोटा सा यहाँ पे मैप बनाती हूँ ना, इस तरह से। जैसे कि आप देखोगे ना कि पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है ना, इस तरह से। यहाँ से यहाँ तक पूरा फैला हुआ है, इधर भी रहता है। फिलहाल मैं पश्चिम की बात कर रही हूँ, ठीक है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण यानी कि मुंबई और गोवा के बीच ना, मुंबई यहाँ पर है, गोवा कहीं यहाँ पर है, इस भाग को कोंकण कहते हैं। मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ हो गया तो ये मालाबार हो जाएगा, ये आपका हो गया कोंकण ना, और बीच में कहीं ना कहीं कन्नड़ मैदान के नाम से हम जानते हैं। बंगाल की खाड़ी की तरफ आएंगे तो विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग से इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि इसे दक्षिण में कोरोमंडल कहा जाएगा। उत्तर की तरफ देखोगे तो इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, इधर कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। और बड़ी नदियाँ महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना कि उड़ीसा हो गया, इधर इस तरह से नदियाँ आती हैं, जिसकी वजह से ये जो तट है काफ़ी कटा फटा सा भी हमें नजर आता है। डेल्टा यानी कि एंड पॉइंट है, जाकर के बे ऑफ बंगाल में ये नदियाँ गिर जाती हैं। कौन कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। चिल्का झील इसी पूर्वी तट पर ही स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है, यानी कि चिल्का लेक, जो कि सबसे ज़्यादा नमकीन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा सॉल्टी है। भारत की अगर पूछी जाए कि सबसे ज़्यादा नमकीन झील कौन सी है तो चिल्का लेक है, जो कि उड़ीसा में बहती है। कौन सी लेक है? तो उड़ीसा में बहने वाली चिल्का लेक है, वो भी इधर ही, महानदी है, उड़ीसा है तो भाई इधर ही नजर आएगा। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। स्थिति को ज्ञात क्या करना है आपको पता ही है ना, कि ये यहाँ पे केरल है और इधर ही मालाबार तट कहा जाता है जिसे, और यहीं पे आपका देखने को मिलेगा लक्षद्वीप। इस तरफ देखोगे तो अंडमान निकोबार फैला हुआ है ना, तो ये द्वीप समूह भी आप समझ पा रहे होंगे। और इसका कुछ नाम और भी हुआ करता था, ठीक है। आज हम इसे लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं, जो कि छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इस चीज़ को बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ठीक है, कि भारत का प्रवाल एक तरह से प्रवाल द्वीप कौन सा है ना, यानी कि जो समुद्री जीव होते हैं उनके डेड बॉडी से वो एक तरह से पूरा भित्ति बनता चला गया है, उसे हम प्रवाल द्वीप कह देते हैं, ठीक है। तो वो आपका लक्षद्वीप ही है। इनको पहले लकाद्वीप, मिनीकॉय तथा एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया, एक सामूहिक रूप से इनका नाम दे दिया गया ना। बाकी इसके अंदर जाओगे तो तुम्हें छोटे छोटे द्वीप, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं जो नजर आएंगे। कावरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय बना दिया गया। किसे? एक छोटा सा द्वीप है जिसे हम कावरत्ती द्वीप कहते हैं, लक्षद्वीप के अंतर्गत ही आपका ये आता है, ठीक है। और पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास तो नहीं है पर यहाँ पे एक पक्षी अभ्यारण्य देखने को मिलता है। कौन सा? पिटली द्वीप इसी का एक हिस्सा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे तो समूह आकार में बड़े संख्या में। अब प्रवाल क्या होता है ये भी समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रह गए ना, मैंने थोड़ा सा उल्टा पढ़ दिया, खैर कोई बात नहीं, नीचे वाली चीज़ें नहीं पढ़ी थी, ये द्वीप समूह के बाद ही ये चीज़ें हमें पढ़नी थी, ठीक है। चिल्का लेक के बारे में मैंने बता दिया है तो वो आप समझ चुके होंगे। अभी प्रवाल की बात करते हैं तो प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल
अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अक्षा उदाहरण है, और प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्शू आकार वाले रोधिका होते हैं ना। तो इस तरह से वहीं पे वो जम जाते हैं, वहीं पे रह जाते हैं, इस वजह से इनको हम प्रवाल भित्ति भी कहते हैं ना। जो अगर हम देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति से निर्मित है, जबकि हम भारत की बात करेंगे तो वो लक्षद्वीप हो जाता है। और 2 भागों में बांटा गया है, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, दूसरा इंडिया का, तो अंडमान और दूसरा है दक्षिण में निकोबार। 2 भागों में इसको पढ़ते हैं हम, एक अंडमान दूसरा निकोबार हो जाता है। इस द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतु बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इसमें। विषुवत वृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय एवं घने जंगलों से आच्छादित है, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का एकमात्र, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जिसे बैरन द्वीप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बैरन द्वीप के नाम से जानते हैं। और भाई और चीज़ें हमने पढ़ी है, ये आप देख सकते हो। खैर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो थे आपके इतने ही थे, कुछ क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव वाले। चलिए शुरू करेंगे क्लास को, बाकी चीज़ें आपको बीच बीच में पता चलती रहेंगी ना क्या कैसे। स्टिल आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, आपको आंसर मिलेगा। अपवाह यानी कि चैप्टर 3 जो है अपवाह तंत्र से संबंधित है। अपवाह का मतलब क्या होता है? तो अपवाह का मतलब है किसी भी कंट्री का रिवर सिस्टम क्या है ना, नदी तंत्र की व्यवस्था क्या है, कैसी है, कौन सी रिवर्स वहाँ पे फ्लो होती हैं, और ये सारी चीज़ें ही आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेगा। और वो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अभी तक पूछे गए हैं, फिर वो आपका BPSC हो या फिर सीटेट हो, उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि क्या आप जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी जो अपवाह तंत्र है वो अमेजन नदी है। ठीक है, अमेजन नदी की बात करते हैं, साउथ अमेरिका में फ्लो होती है, और इसका अपवाह तंत्र जो है वो सबसे बड़ा है पूरे विश्व में। ठीक है, अब ये एक तरह से देखा जाए ना तो जो ये ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि 2 पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को, अपवाह द्रोणी यानी कि जो अपवाह तंत्र होता है नदियों का, को एक दूसरे से अलग करती हैं। इस प्रकार की उच्च भूमि को ही जल विभाजक कहते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। एक ही रिवर के ये 2 धाराएं हैं, और इनको अलग करने का काम ये ऊंचा जो क्षेत्र है, जैसे पर्वत कह सकते हो या उच्च भूमि कह सकते हो, और ये अलग करने का काम करती है, जैसे जल विभाजक कहते हैं ना। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये था आपके लिए कि विश्व की सबसे बड़ा अपवाह तंत्र अमेजन नदी है, जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, कौन सी नदी, ये कहाँ पे है नदी? तो साउथ अमेरिका में है। ठीक है, कहाँ पर है? तो साउथ अमेरिका। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। अब हम बात करेंगे भारत के अपवाह तंत्र की। अब भारत के अपवाह तंत्र की बात करते हैं तो भी भारतीय नदियाँ जो है मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित की गई हैं। पहला हिमालय की नदियाँ, दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियाँ। और हिमालय में बहने वाली जो नदियाँ हैं वो 12 मासी नदियाँ होती हैं, यानी कि उसमें 12 महीने आपको पानी देखने को मिलेगा, और इनमें वर्ष भर यानी कि आपको पानी देखने को मिल जाता है, क्योंकि वर्षा के अतिरिक्त, वर्षा के साथ साथ जो बारिश का पानी होता है वो तो उनमें जाता ही है, साथ में साथ जो पर्वत है, ऊंचे पहाड़ हैं, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वहाँ पे एक तरह से बर्फ जमना शुरू हो जाता है ना, यानी कि टेम्परेचर जो है वो लो होता चला जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे बर्फीले इलाके होते हैं, और वो बर्फ के पिघलने से भी वो भी एक तरह से पानी का रिसोर्स होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 12 महीने यानी कि पूरे साल नदियों में पानी बना हुआ रहता है। हिमालय की 2 मुख्य नदियाँ हैं जिन्हें सिंधु तंत्र और ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। तो इन नदियों के बारे में स्पेशली 1 to 1 हम देखेंगे कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल क्या है और कहाँ पे वो किस सागर में जाकर के मिल जाती है। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियों की अगर हम बात करें, हिमालयी नदी हमने जान ली, प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है ना, मौसमी यानी कि अगर बारिश होगी तो उनमें पानी देखने को मिलेगा, नहीं हुई तो फिर हो सकता है वो उनमें पानी का जो लेवल है वो कम रहे, क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है। जो हिमालयी नदियाँ हैं उनमें वर्षा के साथ साथ बर्फ के पिघलने पर भी पानी आ रहा है, और प्रायद्वीपीय नदियों में जो साउथ की नदियाँ हैं एक तरह से उनमें वो मौसमी होती है, सिर्फ वर्षा के पानी पर ही डिपेंड करती है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बह जाती है ना, जैसे कि नीचे वाला हिस्सा अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे तो इधर बे ऑफ बंगाल है और इस तरफ अरब सागर है। ठीक है, इधर है अरब सागर, तो ये पश्चिमी घाट है एक तरह से ना। तो ज़्यादातर नदियाँ जो साउथ में बहती हैं वो इधर से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती हैं, यानी कि उनका अंत हो जाता है ना। और हिमालय की नदियों की बात करते हैं तो हिमालय की से निकलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी प्रमुख नदियाँ हैं, और भी छोटी मोटी नदियाँ हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदी को नदी तंत्र कहा जाता है, यानी कि कोई एक मेन रिवर होती है और उसमें मिलने वाली कई ऐसी छोटी छोटी रिवर्स होती हैं जो आकर के किसी जगह से निकलती हैं और उस बड़ी रिवर में, उस मेन रिवर में जाकर समाहित हो जाती हैं, तो इसे कहा जाता है नदी और उसकी सहायक नदियाँ, और इसे ही पूरा नदी तंत्र कह दिया जाता है। सिंधु नदी तंत्र की बात करते हैं तो इसका जो उद्गम है ये मानसरोवर झील से, जो कि तिब्बत में है, वहाँ से इसका उद्गम होता है, और भारत में अभी वो चाइना में, तिब्बत जो है चाइना के हिस्से में आता है, और जैसे ही वो एंट्री करती है इंडिया में, भारत में, तो कहाँ से प्रवेश करती है? लद्दाख से प्रवेश करेगी। और इसकी कई सारी सहायक नदियाँ भी हैं। कौन कौन सी? सिंधु की सहायक नदियाँ हैं जैसे कि जास्कर, नूब्रा, श्योक, हुंजा, इस नदी में आके मिल जाती हैं, सिंधु नदी में ही मिलती हैं। और इसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे तो सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम आपस में मिल करके पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है ना। जैसे कि मान लीजिए ये मानसरोवर था, ये लद्दाख से भारत में एंटर हुआ और ये फिर बाहर निकल जाता है जम्मू कश्मीर से होते हुए इधर पाकिस्तान में, और यहाँ पे कई सारी नदियाँ जैसे कि सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम, ये सब इंडिया में ही एक दूसरे में चेनाब में आकर के सारी मिल जाती है, झेलम सारी नीचे होती है, सतलुज, झेलम। ठीक है, तो ये क्या होता है कि मिल जाती है इसमें, और ये जब इंडिया से बाहर निकलेगी तो
तो इस तरह से समाहित होकर के एक में जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती हैं और अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाएगी। यानी कि सिंधु नदी का अंत जो क्या कहते हैं मुहाना है वो कहाँ पर है, तो अरब सागर में है। और लगभग 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक मानी जाती है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर है। अब सिंधु नदी एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। सिंधु नदी समझौता जल संधि हुआ था एक तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में। कब हुआ था, तो 1960 में। हुआ ये था कि जो नदी है, रिवर है सिंधु नदी, इसका केवल 20% जल का उपयोग ही भारत करेगा और इस जल का उपयोग पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के उद्देश्य से किया जाता था। बाकी का बचा हुआ 80% जल जो है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करने वाला है। ठीक है, तो ये फैक्ट जो कि सिंधु नदी से रिलेटेड थे, आपको एक फैक्ट याद होना चाहिए। अब गंगा नदी की बात करते हैं तो गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। ठीक है, भागीरथी जो हिमानी है यानी कि ग्लेशियर है एक तरह से, उससे निकलती है और मुख्य धारा कौन सी है, भागीरथी। उसके बाद अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में, दूसरी तरफ से अलकनंदा रिवर आती है और उत्तराखंड का ही एक जगह है जैसे देवप्रयाग कहते हैं, वहाँ पे भागीरथी एक तरफ से, दूसरी तरफ से अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं और इसके बाद से एक हो जाती है और एक होने के बाद इनका नाम पड़ जाता है, इनका नाम पड़ेगा यहाँ से गंगा रिवर के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, और फिर ये मैदान यानी कि पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं उसको छोड़ करके हरिद्वार से ये फिर मैदानी भाग में एंटर कर जाती है गंगा रिवर। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीज़ें याद होनी चाहिए कि गंगा का नाम गंगा कहाँ से पड़ता है, तो देवप्रयाग से पड़ता है। कौन सी दो नदियों के समाहित होने पर पड़ता है, तो भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिल करके बनाते हैं गंगा रिवर का निर्माण एक तरह से, यानी कि उसी नदियाँ जब आपस में मिल जाती हैं तो उसे ही गंगा का नाम दे दिया जाता है। आगे की बात करते हैं तो हिमालय से और भी नदियां हैं जो निकलती हैं और एक तरह से सहायक कही जाती हैं गंगा रिवर की ना। कौन कौन सी हैं, तो उनमें हो जाएगा यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, है ना, ये सारी ही आपकी एक तरह से सहायक नदियां हैं। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री हिमानी यानी कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी और जो कि इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में गंगा में आकर के मिल जाती है और बनाती है संगम, है ना। और क्या बनाती है, संगम। सो घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल, हिमालय और एक तरह से आप देखोगे तो से निकलती हैं, यानी कि हिमालय से ही निकलने वाली ये आपकी जितनी नदियाँ आप देख पा रहे हो ये ऊपर ही है। अब इस मैप में आपको पूरा नदी तंत्र दिखाया गया है। ये जैसे देखोगे आप, अभी हमने सिंधु नदी की बात करी तो सिंधु नदी यहाँ पे ये मानसरोवर है जहाँ से निकलती है, निकल करके लद्दाख सेंटर करते हुए ये इस तरह से बाहर चली जाती है ना। ये नीचे व्यास है, सतलुज नदी है, व्यास नदी हो गई, रावी हो गई, चेनाब हो गया, झेलम हो गया, ये सब आपस में मिल जाती है ना कहीं सतलुज में आकर सब समाहित होती है, सतलुज जाकर के मिल जाती है सिंधु नदी में। ये पूरा इसका नदी तंत्र है। ये गंगा नदी का पूरा तंत्र देख पा रहे हो ना, ऊपर से आती हुई घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी नदियाँ आप देख पा रहे हैं। तो ये पूरा नदी तंत्र इस मैप में आपको दिख जाएगा, यहाँ से आप समझ सकते हैं। बाकी हम एक नमामि गंगा नाम की परियोजना शुरू करी गई थी ताकि गंगा नदी को शुद्ध और स्वच्छ रखा जा सके, बिकॉज यहाँ पे सभी लोग जो है अपना जाके गंदगी तो मचाते हैं लेकिन साथ में, ठीक है, आप उसको श्रद्धा है जो भी चीज़ें हैं वो करें, बट साथ में साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इस योजना के थ्रू गंगा को साफ प्रदूषण से मुक्त रखने की कोशिश करी गई थी। अब आगे देखते हैं तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा और सोन है। कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो चंबल है, बेतवा, सोन है, जो कि इधर साउथ की तरफ से आकर के गंगा रिवर में ही मिल जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं तो अब जो नदियाँ हैं ना, बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों से जल से परिपूर्ण होकर के गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के फरक्का तक ये बह करके जाएगी और गंगा डेल्टा का सबसे ऊपरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है। जो गंगा रिवर है ये दो भागों में बटेगी पश्चिम बंगाल में। एक इसकी जो वितरणिका है उसे भागीरथी कहते हैं, भागीरथी हुगली, जो इसकी एक वितरणिका है ना, वितरणिका मतलब ये गंगा आई थी और ये फिर भाग में दो भागों में बांट गई, तो वितरणिका कह देते हैं ना, वितरित हो जाना एक तरह से। तो क्या कहते हैं इसको, भागीरथी कहते हैं, भागीरथी हुगली कहेंगे और दक्षिण की तरफ बहती है। ठीक है, ये रिवर कहाँ बहेगी, दक्षिण की तरफ बह के चली जाती है, डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, यानी कि फिर ये आगे बढ़ेगी और आगे बढ़कर के क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में एंटर कर जाती है जो कि दूसरा देश है, और उसके बाद ये जाकर के फिर बंगाल की खाड़ी में इसका अपना मुहाना बना लेती है, यानी कि अंत इसका वहाँ पे हो जाएगा। और भी फैक्ट है जो आपको आगे जानने को मिलेंगे। इसकी जो मुख्य धारा है दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर के मिल जाती है। ठीक है, यानी कि दूसरी तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इधर से आपकी गंगा नदी आती है, बांग्लादेश में दोनों एंटर करती है। जिस जगह ये मिलती है वहाँ पे मेघना का निर्माण करती है और जहाँ पे इनका मुहाना दोनों नदियों का मिलकर होता है वहीं पर बना है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जिसे कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी से आकर के मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती हैं और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली एक वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन का डेल्टा के नाम से जानते हैं, जो मैंने आपको पिक्चर में बताया। ठीक है, और इस पिक्चर में आपको ये दिखाया गया कि इस तरफ से एक देवप्रयाग, ये जगह जो है देवप्रयाग है, यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, संगम बनाती हैं और फिर यहाँ से गंगा के नाम से हम उसे जानते हैं ना। अब सुंदरबन डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और यहाँ पे सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, इस वजह से इसका नाम सुंदरबन का डेल्टा पड़ गया था। और सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से टाइगर्स, रॉयल बंगाल टाइगर्स भी यहीं पे पाए जाते हैं, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। अब गंगा रिवर जो है इसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर से भी अधिक मानी जाती है, लगभग 25 है, बट एनसीईआरटी में 2500 किलोमीटर मेंशन है, तो आप इस चीज़ को याद करके चलेंगे भाई, एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो जो फैक्ट यहाँ पे दिए गए हैं उनको आपको दिमाग में रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करेंगे तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती हुई नजर आएगी आपको, जैसे मैंने ऊपर मैप में दिखाया भी था, आप चाहें तो फिर से देख सकते हैं ये यहाँ पे। ठीक है, ये आपका तिब्बत वाला पोर्शन हो जाता है जो कि चाइना के हिस्से में आता है, इधर आपका सिंधु चला जाता है और इधर से निकल के जैसे सांगपो के नाम से जानते हैं दूसरी कंट्री में यानी कि तिब्बत में, लेकिन जब ये यहाँ एंटर करेगी तो फिर इसका ब्रह्मपुत्र नाम कैसे पड़ता है ये हम यहाँ पे जान लेते हैं।
इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है ना, जैसे कि मैंने दिखाया सांगपो के नाम से जानते हैं, बट वो तिब्बत वाला इलाका है तो उसको इंडिया में काउंट नहीं किया जाता है। नामचा बरवा शिखर के पास पहुंच करके यह अंग्रेजी की यू अक्षर जैसा मोड़ बना करके भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है और यहाँ इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में जब एंटर करती है तो इसे दिहांग के नाम से जानते हैं, तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियां इससे आकर के मिलती हैं और उसके बाद असम में आकर के इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। हर एक फैक्ट आपको याद रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी जब इंडिया के बाहर तिब्बत में होती है तब इसे सांगपो रिवर के नाम से जानते हैं। जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश से एंटर करा इसने इंडिया में, तो इंडिया में जैसे एंटर किया अरुणाचल प्रदेश से, तो इसे कहते हैं भाई दिहांग के नाम से जानते हैं। और कुछ सहायक नदियां हैं जो दूसरी तरफ से आती हैं, जिसमें आपका दिबांग हो जाता है, लोहित, केनुला और भी कई नदियां आकर के मिलती हैं और जहां पे मिलेंगी, मिलने के बाद एक तरह से जब ये असम में पहुंचती हैं तो असम में इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। अब हम इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ये फैक्ट आपको एकदम दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से फिर आगे का पता ही है ना कि जब मेघना का निर्माण करते हैं और उसके बाद ऊपर हमने गंगा में पढ़ लिया था, यहाँ पे डेल्टा बनाते हैं, सुंदरबन का डेल्टा, और फिर बंगाल की खाड़ी में यानी कि बे ऑफ बंगाल में जाके समाहित हो जाते हैं, ठीक है। अब प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी जो है अपने किनारों से, ब्रह्मपुत्र नदी की ही बात कर रहे हैं हम अभी, ठीक है, अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। इस वजह से इसको असम का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने जो रास्ते हैं बहुत ज़्यादा बदलती है, नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार आपसी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाने लगती है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसी स्थितियां वहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो क्यों कहा जाता है शोक? क्योंकि ये अपने रास्ते बहुत बदलती है ना, और जिसकी वजह से असम और बांग्लादेश में बाढ़ भी देखने को मिल जाता है इस नदी की वजह से। प्रायद्वीपीय नदियाँ कहेंगे, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जानना है तो भाई इसके आगे हम बात करते हैं कौन कौन सी मुख्य नदियां हैं। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में ही सारी की सारी नदियां समाहित होती हैं, अपना मुहाना बनाती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। अपने मुहाना यानी कि जहाँ पे इनका एंड पॉइंट होता है उसे हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है। दोनों फैक्ट को जानिएगा। अब जो इधर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं जो नदियाँ, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। पर जो नदियाँ इधर अरब सागर में गिरती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। वो किसका निर्माण करती हैं? एक सपाट भूमि होती है एक तरह से, एस्चुरी का निर्माण ये करती है ना। तो कैसे क्या है ना, चलिए समझते हैं इस चीज़ को। अब सिर्फ दो ही नदियाँ हैं, इवन दो क्या कह लीजिए, साउथ की प्रायद्वीपीय नदियों की बात करेंगे तो दो नदियां, खैर और भी हैं, मेनली आपकी नर्मदा और ताप्ती हैं, तो बड़ी नदियां हैं एक तरह से ये कह सकते हैं, जो कि पश्चिम की तरफ यानी कि अरब सागर की तरफ जाकर के बह जाती हैं, गिर जाती हैं, मुहाना बनाएंगी और ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करेंगी? ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। अब नर्मदा नदी के बारे में जानते हैं, नदी तंत्र के बारे में। तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के पास से होता है और यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है और जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गाढ़ से बहती है तथा जहां यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है और धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है। कहाँ पे? तो एमपी में ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं, नर्मदा नदी। आगे देखते हैं तो भाई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम से एक योजना चलाई गई थी ताकि उस नदी की साफ सफाई ना हर एक फैक्ट को देखते हुए। ताप्ती नदी की बात करते हैं तो इसका भी उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में देखने को मिलता है। यह नदी जो है नर्मदा के समानांतर यानी कि अगर देखा जाए तो पैरेलली ये भी फ्लो होती है, दोनों पैरेलली फ्लो होती है। भ्रंश घाटी में ये भी बहती है, भ्रंश घाटी में आपका ये जो नर्मदा नदी थी ये भी भ्रंश घाटी में बहती है और जाकर के अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। बहने का एरिया इनका कुछ इतने राज्यों से होकर के बहेगी, गुजरात, महाराष्ट्र को भी कवर अप करते हुए। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ अगर हम देखें और कौन कौन सी हैं जो पश्चिम की तरफ ही बहती हैं, एक तो नर्मदा ताप्ती हो गई जो बड़ी नदियों में काउंट करी जाती हैं, साथ में आपकी साबरमती, माही नदी हो गई, भरतपुजा और पेरियार, ये नदियां भी हैं छोटी छोटी जो कि पश्चिम की तरफ ही यानी कि अरब सागर में ही जाकर के गिरती हैं। अभी हम जानेंगे जो बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही हैं। गोदावरी, द्रोणी की बात करते हैं, नदी तंत्र की बात करेंगे तो यह सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी मानी जाती है, ठीक है। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है एक तरह से और इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मुहाना बना लेती है। इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं जैसे कि पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, ये सारी ही नदियां गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं? तो वो गोदावरी है जो कि प्रायद्वीपीय नदी में काउंट होती है, सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र माना जाता है प्रायद्वीप भारत में और इसे दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। महानदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम जो है छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से होता है, यानी कि ओवरऑल छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम है ना। और इसकी जो अपवाह तंत्र है एक तरह से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इन सभी जगहों को महाराष्ट्र से उद्गम हुआ, फिर छत्तीसगढ़ से होते हुए, झारखंड से होते हुए, उड़ीसा से होते हुए ये डेल्टा यानी कि डेल्टा बना लेती है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में जाके मुहाना बना लेगी अपना। कृष्णा नदी की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के पास से इसका उद्गम होता है, लगभग 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है कृष्णा नदी। उद्गम कहाँ से हुआ है? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। गोदावरी भी महाराष्ट्र में ही निकली थी, महाराष्ट्र के नासिक जिले से, ठीक है। और महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कृष्णा का उद्गम हुआ है। अब इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा, इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं और महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन तीन जिलों राज्यों में ये बहती है। कावेरी की बात करते हैं तो पश्चिमी घाट में ही
ठीक है। इस तरह से पश्चिमी घाट में ही अगर हम देखें तो ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। ब्रह्मगिरी श्रृंखला यानी कि ये आपका इधर कर्नाटका में ही मिलेगा, तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। यानी कि ब्रह्मगिरी श्रृंखला जो कि आपका कर्नाटका में है, इधर से निकलेगी पश्चिमी घाट के और उसके बाद जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी? अमरावती, भवानी, हेमावती और कावनी। ठीक है। बहने का जो इसका एरिया है वो तमिलनाडु में बहेगी, केरला में, कर्नाटका में और जाकर के फिर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। ठीक है। दूसरा जलप्रपात कौन बनाती है? तो कावेरी नदी बनाती है। और कुछ छोटी नदियाँ जैसे कि जो पूर्व की तरफ बहती हैं ना, जैसे कि मैंने बताया कौन कौन सी हैं, दामोदर हो गया, ब्राह्मणी, वैतरणी, सुवर्ण रेखा, कुछ छोटी छोटी सी नदियाँ हैं जो कि ये भी इधर बे ऑफ बंगाल में ही जाकर के समाहित हो जाती हैं। अब हम पृथ्वी की बात करते हैं कि हमारे अर्थ में पानी है कितना, के ना ब्लू क्यों कहा जाता है भाई, कि अगर देखा जाएगा तो हमें अर्थ ब्लू नजर आती है क्योंकि यहाँ पे 71% भाग पर जल पाया जाता है और 97% भाग जो है इसमें, अगर हम मतलब 71 का मतलब क्या होता है, 71 यानी कि अगर हम 100% मान के चले कि चलो ठीक है 100% में कितना पानी यूज़ करने लायक है हमारे लिए, तो सिर्फ और सिर्फ 97% वाटर ही है जिसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। यानी कि ये सॉल्टी है, देखा जाए तो खारा है। ठीक है। कैसा है कि देखिएगा फिर से, ठीक है। यानी कि अगर 100% में देखा जाए तो 97% वाटर जो है कैसा है, सॉल्टी है। ठीक है। नमकीन है, खारा है। बाकी बचा हुआ आपका जो पोर्शन बचता है सिर्फ उतना ही हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल एज अ फ्रेश वाटर की तरह, जो कि हमारे पीने लायक है, उसको हम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इतना वाटर होने के बावजूद हम सिर्फ इस्तेमाल 3% कर पाते हैं, जो कि मीठा पानी है, स्वच्छ पानी है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस चीज़ को समझ के चलेंगे। अब कुछ झीलें हैं उनको भी समझ लेते हैं। जैसे कि बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कह दिया जाता है, जैसे कि कैस्पियन, मृत सागर और अरल सागर। ठीक है। ये कुछ झीलों के ही एग्जाम्पल है जो कि सागर इन्हें कह दिया जाता है, या समुद्र कह दिया जाता है, कह सकते हैं ना। भारत की बात करते हैं तो भारत में चिल्का लेक है। ठीक है। चिल्का, पुलिकट झील तथा कोलेरू झील, ये कुछ झीलें हैं। और जैसे राजस्थान में सांबर झील पाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा लवणीय है ना, देखा जाए तो खारा है इसका पानी और इसका इस्तेमाल, इस पानी से नमक बनाया जाता है। ठीक है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं, यानी कि नॉर्थ साइड से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उनका जल कहीं ना कहीं ज़्यादा मीठा देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर की वूलर झील जो है ये भूगर्भीय क्रियाओं से बनी हुई है और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे, प्राकृतिक है और साथ में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी है भारत की। और भी कई झीलें जैसे कि डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल, बड़ा पानी, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की ही झीलें मानी जाती है और ये सारी ही आपके नॉर्थ इंडिया से ही आपको मिलेंगी। ठीक है। ये इंडिया का मैं आपको ज़्यादा बेहतरीन बना दिया है, फिलहाल इसको इग्नोर करेंगे आप। तो ओवरऑल ऊपर से ही ये नदियाँ आ रही हैं जो हिमालय से निकल रही हैं, जिनका उद्गम स्थल है, उनका पानी कहीं ना कहीं आपको मीठा देखने को मिलेगा। ठीक है। और गुरु गोविंद सागर जो कि भाखड़ा नांगल परियोजना एक तरह से बनाई गई है यहीं पर है ना, उसी का नाम आपको यही मिलेगा। एक भाखड़ा नागल परियोजना को ही गुरु गोविंद सागर परियोजना के नाम से भी जानते हैं ना। और यहाँ पे आप देखोगे नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। खैर इतना ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये कुछ फैक्ट यहाँ पे दिया गया है, नदी राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, छोटू सा है ना। बाकी चीज़ें आप प्रदूषण वगैरह आपको पता ही है कि क्या और किस तरह से चीज़ें होती हैं, तो उनको आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत है नहीं है ना। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो मैंने टिक भी किए हुए हैं, आप देख सकते हो। बाकी चीज़ें आप सॉल्व करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, अदरवाइज कोई इतना इशू कर पाएंगे। सो चैप्टर है यहाँ पे जलवायु। जलवायु से रिलेटेड फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु कहलाता है। ठीक है। यानी कि किसी काफ़ी वाइड एरिया पे अगर आप लगभग 30 वर्ड्स के जो पूरा मौसम होता है ना उसको आप देखते हो ना, ऑब्जर्व करते हो, उसके बेसिस पे जो चीज़ें आप बताते हैं, वहाँ की जो भी विविधताएं हैं, स्थिति है, सिचुएशन देख करके उसे ही जलवायु कह दिया जाता है। और मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। और मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे कि तापमान हो गया, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं आपने। ठीक है। इस तरह से लाइक ये चीज़ें हो जाएंगी। और नेक्स्ट फैक्ट है आपका कि मानसून शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं। व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। ठीक है। यानी कि शब्द मौसम जो कि एक अरबी शब्द है और इसी का शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन ही मानसून कहलाता है। और अगर हम देखते हैं तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। कैसी जलवायु है भारत की? तो मानसूनी जलवायु आप कह सकते हैं। और जैसे कि अगर हम देखते हैं फॉर एग्जांपल राजस्थान की अगर हम बात करें तो दिन और रात का टेम्परेचर यहाँ पे अलग अलग रहता है। दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहेगी, काफ़ी ज़्यादा हीट रहता है ना, लगभग इतना देख सकते हो आप। और जब वही रात का मौसम होता है तो वहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो जाता है। कुछ फैक्ट यहाँ पे जैसे दिया गया है कि दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। थार का मरुस्थल जो कि भारत का सबसे बड़ा एक तरह से मरुस्थल माना जाता है। ठीक है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 सेंटीग्रेड तक होता है, जबकि उसी रात या नीचे गिर जाता है, लगभग 15 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। दूसरी ओर केरला और अंडमान एवं निकोबार में दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में लगभग 400 सेंटीमीटर से लेकर के लद्दाख
एवं पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम देखने को मिलती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा का मौसम चलता है, ठीक है। लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे कि तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर के महीने में देखने को मिलती है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती चली जाती है, यानी कि जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे उत्तरी मैदानों में, तो वहाँ पर जो एक तरह से बारिश का मौसम है या फिर वर्षा की मात्रा देख लीजिए तो कम होती चली जाती है, ठीक है। और ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती हैं। बहुत तरह की डाइवर्सिटीज़ आपको इस रीजन से बारिश में जो अंतर देखने को मिल रहा है पूर्व से पश्चिम का, इसकी वजह से काफ़ी सारी विविधताएं डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। और असम में आप देखते होगे ना कि जो घर वगैरह हैं, कुछ घर खंभों पर यानी कि बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है, जो अभी हमने पिछले ही चैप्टर में रिवर वाला पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये काफ़ी ज़्यादा रास्ते बदलती है, जिसकी वजह से इसे असम का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ लाती है। इस वजह से यहाँ के जो घर वगैरह होते हैं बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्या है कि जलवायु नियंत्रण की बात करेंगे तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रण करने वाले 6 कारक होते हैं। कौन कौन से? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अक्षांश, तुंगता यानी कि ऊंचाई की बात हो रही है, वायु दाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण, ये सारी चीजें जलवायु नियंत्रण को शो करता है। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है और इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता चला जाता है, ठीक है। विषुवत वृत्त यानी कि आपने ये पूरा इसमें देखा होगा क्लास 6 के ज्योग्राफी जो है वहाँ भी मैंने आपको समझाया था ये इक्वेटर होता है और जैसे जैसे आप ऊपर यानी कि ध्रुवों की तरफ जाते हो, पोल्स की तरफ बढ़ते हो, ठीक है, यहाँ का जो टेम्परेचर है कम होता चला जाएगा, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर आपको इस वाले एरिया में नजर आता है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ ध्रुव की तरफ बढ़ोगे यहाँ पे टेम्परेचर एकदम कम होता चला जाएगा। और साथ में ही जब भी कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है, ठीक है, यानी कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ भी तापमान कम हो जाता है और इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में ठंडी होती हैं, ठीक है। जितने भी आप पहाड़ी इलाकों में जाते हो, फिर वो उत्तराखंड हो, शिमला कह लीजिए या फिर एक तरह से आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सभी जगहों पर काफ़ी ठंडक रहती है। रीज़न क्या है? ऊंचाई, वहाँ पे ऊंचाई पे ही वो स्थित है, इस वजह से वहाँ पे ठंडक रहती है। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पावन तंत्र उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। किन चीज़ों पर निर्भर करता है? तो अक्षांश पे और ऊंचाई पर निर्भर करता है। इस प्रकार ये तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम हो जाता है। और आगे क्या कहते हैं कि अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि जो ऊंचे ऊंचे पर्वत, पहाड़, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करता है, रोकने का काम करता है। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं, जैसे कि उनमें से पहला हो जाता है अक्षांश। अब अक्षांश की बात करते हैं तो आपको भी पता है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। देश को यानी कि भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए और कहाँ कहाँ से गुजरती है ये तो आपको पता ही है। अगर आप इधर देखोगे तो गुजरात लाइक इस तरह से, मैप यहाँ पे है नहीं है, कोशिश करी जा रही है कि यहाँ पे छोटा सा मैप कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से होकर के इस तरह से गुजरता है। इधर गुजरात है, फिर एमपी हो जाएगा, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद आप जाओगे तो इधर त्रिपुरा भी मिल जाता है, झारखंड, ये सारे जो है इसी कर्क रेखा के बीच में, कर्क रेखा के मार्ग में पड़ते हैं। तो कर्क रेखा के दक्षिण में एक तरह से उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है और उसके उत्तर की बात करते हैं, यानी कि दक्षिण में ये है और उत्तर में होता है उपोष्णकटिबंधीय। दोनों तरह की जो विशेषताएं हैं जलवायु की वो भारत में हमें देखने को मिल जाती हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये अक्षांश रेखा का एक तरह से प्रभाव हमने देखा, जो कि कर्क रेखा क्या है? अक्षांश रेखा है। उसके उत्तर में एक दूसरा जलवायु देखने को मिल रहा है, दक्षिण में दूसरी जलवायु देखने को मिल रही है। ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई से क्या प्रभाव पड़ता है जलवायु में? एक तरह से उत्तर की तरफ हमें पता है कि हिमालय पर्वत स्थित है, जो कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है, सबसे ज़्यादा ऊंचा है पूरे विश्व में। अगर हम देखते हैं तो ये क्या करता है भाई? ये क्या करेगा कि जो भी आपका हिमालय जो है, मध्य एशिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनको रोकने का काम करता है, उनके लिए रुकावट पैदा करता है रास्ते में। वायु दाब और पवन की बात करते हैं तो भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों, जैसे ट्रेड विंड्स कहते हैं, वाले क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। कौन सी पवनों के क्षेत्र में स्थित है? तो व्यापारिक, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हुई दक्षिण की ओर बहती हुई कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर के विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ जाती है। और कोरियोलिस बल क्या होता है? तो भाई पृथ्वी के घूर्णन के कारण, जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती रहती है उसके कारण उत्पन्न आभासी बल को ही एक इमेजिनरी फोर्स है जिसे कोरियोलिस बल कहा जाता है। इस बल के कारण जो पवनें हैं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं, जिसे फेरल का नियम कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? तो फेरल का नियम कहते हैं। इसके बाद हम ऋतुओं की बात करते हैं तो ऋतुएं क्या है कि भारत में 4 तरह की ऋतुएं पहचानी जा चुकी हैं अभी तक। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल, ठीक है। यानी कि मानसून एक तरह से शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और दूसरा हो जाएगा आपका, ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, मानसून वाला। तो शीत ऋतु की बात करते हैं तो उत्तर भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ हो जाता है। मध्य नवंबर से ठंडियाँ शुरू हो जाती हैं और फरवरी तक चलती रहती है। फरवरी लास्ट, फिर ठंडी खत्म हो जाती है, उसके बाद गर्मी की शुरुआत हो जाती है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी बड़े ही ठंडे महीने माने जाते हैं।
और आगे देखते हैं तो भाई शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण देखने को मिलता है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है ना, ठीक है, लेकिन उस पर्टिकुलर स्थान पे उसे महावट के नाम से जानते हैं। आगे ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे, गर्मियों की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके कुछ फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है इसे समझ लेते हैं। एक तरह की हवा चलती है जिसे लू कहा जाता है। लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, लू कह दिया जाता है, जो कि एक दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां आती ही रहती हैं, जिसे एक तरह से लू ही कहा जाता है, ठीक है, क्या कहते हैं, लू कहते हैं। अब वैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे वैसाखी, इसी तरह की जो गर्म हवाएं हैं वो चलती रहती हैं। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में चलती हैं, जिसे कहा जाता है, जिसका नाम क्या दिया गया, मतलब चीज़ें वही हैं, बस अलग अलग जगहों पर अलग नाम से उस गर्म हवा को जानते हैं, ठीक है। तो इसे काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा भी हो जाती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा इसे आम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये फैक्ट आप समझ पाए होंगे। अब वर्षा ऋतु या मानसून की बात करते हैं तो मानसून के बारे में यहाँ पे समझते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यानी कि आगमन यहाँ के मौसम को पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट के पवन मुखी भागों में भारी वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है और दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है। अब इस मैप में आप देख सकते हो कि कहाँ से कौन सी पवनें उठ रही हैं और किस एरिया में वो जाकर के वर्षा कराती हैं, ठीक है। अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है और खाड़ी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मानसिन राम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त यहाँ पे करता है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में भी बहुत कम वर्षा देखने को मिलती है। भाई राजस्थान गुजरात इधर वर्षा की एक तरह से कमी ही रहती है, बहुत ज़्यादा वर्षा तो नहीं होती है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है जिसे कहते हैं वर्षा में विराम। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है, इसमें वर्षा रहित अंतराल भी कहते हैं, ठीक है। इसी वर्षा में विराम को क्या कहते हैं, वर्षा रहित अंतराल भी इसको हम कह सकते हैं एक तरह से ना। ये वर्डिंग को आपको ध्यान में रखना है, क्या है, आप चीज़ें इजीली कर पाओगे जब आप वहाँ पे थोड़ा सा एक बार ध्यान से 1 से 2 बार आप स्पीड को इंक्रीज करके सुन लीजिए, चीज़ें आपके लिए ईजी लगेंगी। अब मानसिन राम जो है विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र हो जाता है। और आगे देखते हैं तो भाई यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं जिसके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा वहाँ पे देखने को मिलती है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते रहते हैं। यानी कि हमें पता है कि अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो ये हम इधर पश्चिमी महाराष्ट्र से निकलते हैं, आपकी ज़्यादातर जो नदियाँ हैं इधर पश्चिमी घाट से निकलते हैं और जाकर के पूर्वी घाट में इधर पूर्वी घाट से होते हुए डेल्टा बनाते हैं और उसके बाद फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चक्रवात देखने को मिलता है जिसके कारण बड़े पैमाने पर जाने व माल की क्षति भी होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटों पर भी देखने को मिल जाता है और इसी को कोरोमंडल तट कहा जाता है, इस वाले तट को, नीचे वाले तट को। तो कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों के कारण ही देखने को मिलती है, ठीक है। ये सारी नदियाँ आकर के आपकी इधर बे ऑफ बंगाल में ही गिरती हैं, इसी तट को कोरोमंडल तट कहते हैं और यहीं पर सबसे ज़्यादा चक्रवात देखने को मिलती है। वर्षा के वितरण की बात करेंगे तो पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तरी पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान की बात करें अगर हम, ठीक है, किसकी बात करें, पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे जो भी पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में लगभग 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हमें देखने को मिलती है। अगला फैक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने देख लिया, जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफ़ी कम होती है। इसी वजह से लेह को क्या कहा जाता है, लेह को कहा जाता है कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। क्या कहते हैं, कोल्ड, क्योंकि वो ठंडा है और लेकिन है क्या, एक तरह से रेगिस्तान से कम नहीं है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित रह जाता है, यानी कि बर्फबारी जो है जितना जहाँ तक हिमालय फैला हुआ है वहीं तक वो चीज़ें रह जाती हैं। तो ओवरऑल ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। रिलेटेड क्वेश्चन है, आप चाहें तो बिल्कुल आपका एक तरह से जीएस पूछा जाता है तो आप इस एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो यहाँ से ना। सो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 5 रहेगा प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो लगभग 47,000 विभिन्न प्रकार की जो पौधों की जातियां हैं हमारे देश में देखने को मिलता है। और अगर हम कंपेयर करें पूरे वर्ल्ड से इंडिया को तो 10वें स्थान पर लाई कर रहा है। और अगर सिर्फ और सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट में देखते हैं ना तो 4थे स्थान पर आ जाता है हमारा भारत, ठीक है। और भारत में लगभग 15,000 सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखते हैं 47,000 में तो 15,000 सिर्फ और सिर्फ फूलों के ही पौधे हमें मिल जाते हैं, ठीक है। जो कि अगर हम पूरे विश्व से कंपेयर करें तो 6% आपका मान के चल सकते हैं। और कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो कि बिना फूल के होते हैं, लाइक बिना फूल वाले ऐसे प्लांट्स आपने देखे होंगे, ठीक है। और जिनमें आपका फॉर्न आ जाता है, सेवाल यानी कि एल्गी और फंगी, ये सारे आपके इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। अब कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिन्हें अक्षत वनस्पति कहते हैं। अक्षत वनस्पति यानी कि जो
इंसानों के प्रभाव से एक तरह से दूर होते हैं, ना तो उनके द्वारा लगाया जाता है ना ही उनकी देखभाल करी जाती है। वो अपने आप प्रकृति में उगाते हैं, जिन्हें हम जंगल भी कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है, तो उसे हम अछत वनस्पति कहेंगे। अब देशज और विदेशज ये आप समझ रहे हो, ऐसी प्रजाति पौधों की जो हमारे अपने देश की है तो उसे देशज कह देते हैं, जो हम बाहर से ला करके उसको यहाँ पे उगाया जाता है तो उसे विदेशज कह दिया जाता है। अब प्रकार पे डायरेक्टली आ जाते हैं, ये आपको बस एक बार देख लेना है, अदरवाइज हम डायरेक्टली आते हैं टाइप पे ना कितने प्रकार के हैं। तो ये कुछ 5 प्रकार की वनस्पतियां हमें देखने को मिलती हैं भारत में स्पेशली, और इन्हें 1 to 1 हम डिस्कस करेंगे ना। सो देखते हैं, पहला है क्या, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन कह सकते हैं। वर्षा वन यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे बारिश का जो परसेंटेज है सबसे ज्यादा है। तो पश्चिमी घाट, इंडिया मैप में आप देखोगे तो पश्चिमी घाट आपको ये वाला जो होता है आपका पश्चिमी घाट कहलाता है। पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग और तमिलनाडु के तट तक सीमित है, यानी कि इन भागों में ज्यादातर आपको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन देखने को मिलता है। यहाँ पे लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा देखने को मिलती है, ठीक है। और कौन कौन से यहाँ पे जो वृक्ष हैं व्यापारिक महत्व से रिलेटेड आप देख पाओगे, तो जैसे कि एबोनी जिसे अबनूस कहते हैं, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिंकोना, ये सारे ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इवन पूछा गया था कि जो रबर है वो किस तरह के वनों में पाया जाता है, तो ये कौन सा था, सदाबहार वनों का हिस्सा देखने को मिलेगा। ये मैप आप इंडिया का देख पाओगे ना, यहाँ पे अच्छे से क्लियर किया गया है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो कि डार्क ग्रीन है, ये आप पश्चिमी घाट देख पा रहे हो, इधर हल्का तमिलनाडु वाला एरिया है, इधर आप ये देख पाओगे, और इधर असम वाला एरिया ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से ये है सदाबहार वन। और पर्णपाती वन का सबसे ज्यादा एरिया आपको पर्णपाती वन का ही नजर आ रहा है ना, हल्का ग्रीनी बीच वाला एरिया जितना भी है ये सारा पर्णपाती का है। पर्वतीय वन तो ये आपको हिमालय वाला एरिया नजर आ जाएगा, ये जो डिफरेंट कलर का ग्रीन आप देख पा रहे हो, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पर्वतीय वन। मैग्रोव वन जो कि एक तरह से डेल्टा रीजन में पाया जाता है ना, इसका एरिया बहुत कम है, ये यहाँ पे सुंदरबन का डेल्टा जिसे कहते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ना, यहाँ पे इस तरह के वन पाए जाएंगे और यहाँ पर भी। और उष्णकटिबंधीय तो ये आप इधर देख पाओगे और इस तरफ देख पाओगे। तो मैप में तो आपने ओवरऑल देख लिया, अभी हम चीज़ों को पढ़ भी लेते हैं ना। सदाबहार वन हमने जैसे कि देख लिया था, अब यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। तो एक सींग वाला जो गेंडा है काफ़ी फेमस है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है ना कि एक सींग वाले गेंडा जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो असम में पाए जाते हैं और पश्चिम बंगाल, ठीक है, कि जो कि दलदली वाला एरिया होता है, बिकॉज यहाँ पे रिवर्स जो है इनका एंड पॉइंट है, तो इसी वजह से यहाँ पे डेल्टा बनता है और साथ में दलदली भूमि भी देखने को मिलती है। तो एक सींग वाला गेंडा जो है यहीं पे देखने को मिलेगा आपको। ये सदाबहार वन आपको दिखाया गया है किस तरह से, उनका क्या हाइट रहेगा, कितना किस तरह से दिखेगा आपको इस पिक्चर में आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है पर्णपाती वनों की बात करते हैं, तो भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र इन्हीं का है ना, जैसे कि हमने ऊपर मैप में भी देखा, मतलब सबसे ज़्यादा एरिया में यही फैले हुए हैं पूरे भारत में। 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की जरूरत यहाँ पे होती है। और इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी जो पत्तियां हैं एकदम गिरा देते हैं ना। आपने इस चीज़ को नोटिस भी किया होगा ना, बहुत ऐसे पौधे होते हैं जिसमें एक भी पत्ती आपको नजर नहीं आएगी, ठीक है, और फिर नई नई पत्तियां निकलना शुरू हो जाती हैं। लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। कौन कौन सी जगह है, तो झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में ये पाए जाते हैं। और कौन कौन से पौधे हैं, तो सागौन हो गया, बांस, साल, शीशम और चंदन, कुसुम, अर्जुन है ना, एक तरह से शहतूत के वृक्ष, ये सारे ही आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो भाई यहाँ पे अगला आ जाएगा आपका कटीले वन या फिर झाड़ियाँ जिसे कहते हैं, जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है, कितने से कम, लगभग 70 से भी कम आपको देखने को मिलेगी। कटीले वन तथा झाड़ियाँ एक तरह के इन्हीं को कहा जाएगा, जो यहाँ पे जिस भी रीजन में उगेगा वहाँ पे अगर बारिश इतने से कम है तो वहाँ पे उगने वाले पौधों को कटीली झाड़ियों के एक तरह से इस नाम से हम जानते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें जो पानी कम है। रीजन क्या होता है कि जो पौधे होते हैं उनमें कांटे क्यों निकलते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं वही कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। रीज़न ये होता है कि क्योंकि पानी उन्हें बहुत प्रॉपर मिल नहीं रहा होता ना, तो पानी का जो लॉस है वो कम हो, इस वजह से वो कांटों में स्पाइन्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, ताकि पानी का लॉस कम से कम हो। ऑलरेडी कम ही मिल रहा है, अगर पानी भी ज़्यादा लॉस होगा तो फिर दिक्कत है। कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का मध्य वाला एरिया हल्का फुल्का, ठीक है, और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन सभी जहाँ पे थोड़ा सा शुष्क माहौल है वहाँ पे इस तरह के पौधे देखने को मिलेंगे। और अगसिया और खजूर जिसे पाम डेट कहते हैं, ठीक है, यूफोरबिया, थोड़ा अजीब सा नाम है, यूफोरबिया और नागफनी जिसे कैक्टस कहते हैं। तो इस तरह के पौधे आपको इन क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे, ठीक है। लगभग ये कांटेदार होते हैं, इनमें कांटे आपको नजर आएंगे। रीजन मैंने बता दिया। और कौन कौन से जानवर दिखेंगे, तो आपको ये सारे जानवर जो है इन एरियाज में मोस्टली देखने को मिलेंगे। पर्वतीय वनों की बात करते हैं, तो पर्वतीय वन यही हिमालय वाला एरिया हो जाता है, और यहाँ पे 1000 मीटर से लगभग 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ठीक है। लगभग इतनी हाइट पे वो रहते हैं और इस तरह से इन एरियाज में वो देखने को मिलते हैं। वो हिमालय वाला एरिया है तो ऑब्वियस सी बात है वो हाइट पर ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। किस तरह के पौधे दिखते हैं ये भी आप देख पा रहे हो। अगला क्या कह रहे हैं कि जैसे कि चीड़ यानी कि पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि यहाँ पे पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हमें देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे अब यहाँ पे थोड़ा सा ये समझने वाला है कि अल्पाइन वगैरह है क्या ना, जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं यानी कि हाइट बढ़ती जाती है, इन वृक्षों के आकार छोटे होते चले जाते हैं। ये वृक्ष जो है क्या होते हैं, छोटे होते चले जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं और इनका उपयोग गुज्जर एवं बकरवाल जैसे घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है ना। इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। गुज्जर और बकरवाल जो है एक तरह से जनजातियां हैं, कहाँ की, जो ये आपका एकदम ऊपर वाला एरिया हो जाता है जहाँ पे एकदम बर्फ पड़ रही होती है, ठीक है। और जो पेड़ थे वो धीरे धीरे घास के मैदानों में बदल जाते हैं, जिसे अल्पाइन घास के मैदान कहते हैं। अधिक ऊंचाई वाले में मॉस, लीचन घास जिसे कहते हैं टुंड्रा वनस्पति का एक भाग माना जाता है, ठीक है।
अगला क्या कह रहे हैं कि इन वनों में प्रायः कश्मीरी मृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबैक्स और कहीं कहीं पे लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ और बकरियां पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि जम्मू कश्मीर की तरफ या लेह लद्दाख की तरफ जाएंगे ना, तो यहाँ पे पश्मीना शॉल बनाई जाती है, और पश्मीना शॉल जो है पश्मीना बकरियां जो होती हैं इनके ही हेयर से बनाया जाता है, जो कि बहुत पतली होती है और उतनी ही गर्म होती है। मैंग्रोव वन की बात करते हैं तो मैंग्रोव वन जो है तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि इधर ये जितने भी डेल्टा वाले एरियाज होते हैं ना, जहाँ पे किसी भी रिवर का एंड पॉइंट होता है उसे डेल्टा कह देते हैं, तो वहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा वाले भाग में यह वनस्पति पाया जाएगा। ठीक है, और गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं उन्हें सुंदरी वृक्ष कहा जाता है, जिसका नाम सुंदरवन डेल्टा रख दिया गया था। और यहाँ पे वृक्ष मोस्टली आपको नारियल हो गया, ताड़, क्योड़ा, एंगार के वृक्ष भी इन भागों में आपको देखने को मिलेंगे। और पश्चिम बंगाल में रॉयल बंगाल टाइगर जो है आपको पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल जो कि पानी के अंदर रहते हैं, तो इस तरह के जानवर आपको मिलेंगे, है ना। और नेक्स्ट देखते हैं तो भाई इसके बाद जो वन्य प्राणी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए गए हैं, इनके बारे में हम देखते हैं कि औषधीय पादप कौन कौन से हैं। वन्य प्राणी से रिलेटेड कुछ फैक्ट है, इसको समझ लेते हैं। जैसे कि कुछ स्तनधारी जानवर हैं, ठीक है, जो मैमल्स हैं, जैसे कि हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और ये असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। और एक सींग वाले गेंडा, जैसे कि मैंने बताया था कि असम और पश्चिम बंगाल के एरिया में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल और असम में पाए जाते हैं। कच्छ के रन और तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे और ऊंट मिलते हैं। ठीक है, अब ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में बनाया गया था, यानी कि 1972 में जो भी जीव जंतु हमारे जंगलों में पाए जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए ये अधिनियम 1972 में बनाया गया था ना। कुछ औषधीय पादप है जिनका उपयोग एज अ मेडिसिन किया जा सकता है, जिसकी सर्पगंधा है ना, यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है, केवल भारत में ही पाया जाता है ना। जामुन की बात करेंगे तो पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है, जो कि वायु सारी और मूत्रवर्धक है, और इसमें पाचन शक्ति के भी गुण पाए जाते हैं। एक तरह से बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग में भी सहायक होता है। अर्जुन क्या है तो ताजे पत्तों का निकला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है, या रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक होता है। बबूल की बात करेंगे तो इसके पत्ते आंख की फुंसी के लिए लाभदायक होते हैं। ठीक है, नीम क्या होता है तो जैव और जीवाणु रोधक होता है, यानी कि एक तरह से एंटीबायोटिक का काम करता है नीम। ठीक है, तुलसी क्या है, जुकाम खांसी की दवा में इसका उपयोग किया जाता है। कचनार की बात करेंगे तो फोड़ा हो है ना, किसी भी तरीके का दमा रोगों के लिए प्रयोग किया जाता है इसका, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। इन सभी का यूज़ पता होना चाहिए कि कौन कौन से पौधे हैं जो एज अ मेडिसिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं तो भारतीय शेरों का, जैसे कि ओवरऑल अगर हम देखें प्राकृतिक वास स्थल गुजरात के जो गिर एक तरह से विहार पाया जाता है। ठीक है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और बाघ जो है मध्य प्रदेश, झारखंड के वनों में, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में, जैसे कि हमने भी रॉयल टाइगर देखा था ना वहाँ पे ऊपर तो पड़ा था, वो हो गया। और हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं, स्पेशली जो शेर हैं वो गुजरात के गिर में और मध्य प्रदेश में आपको पाए जाएंगे, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, इन सभी क्षेत्रों में आपको स्पेशली देखने को मिलता है। जो तेंदुआ होते हैं, लेपर्ड जिन्हें कहते हैं, वो बिल्ली की तरह दिखने वाले, या फिर कह सकते हैं बिल्ली की ही जाति के सदस्य होते हैं। वो हल्का मतलब ज़्यादा बड़े होते हैं, लगभग आपको टाइगर की ही तरह नजर वो आते हैं। नेक्स्ट है लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं। जैसे मैंने पश्मीना शॉल बताया था ना, जो कि पश्मीना गोट से बनाया जाता है। ठीक है, जो गोट है वहाँ पे स्पेशल पाई जाती है, उसके बालों से वो शॉल बनाते हैं और उसको बुनने में इस्तेमाल किया जाता है। उस याक, उसके जो बाल होते हैं वो थोड़ा हार्ड होते हैं, तो उसको धागे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तिब्बती बारहसिंगा, भारल जिसे नीली भेड़ कहते हैं, जंगली भेड़, कियांग जो कि तिब्बती जंगली गधे हैं, ये सब आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। और एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में ही पाए जाते हैं ना। ये शेर आप देख पा रहे हो, ये एशियाई शेर है जो कि गुजरात के गिर में पाए जाते हैं। ये फैक्ट आपको पता होने चाहिए। अगला है कि भाई यहाँ पे अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए थे। जैसे कि 18 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र निश्चित किए थे, इनमें से 12 जो है, जैसे कि सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नोकरेक, क्रेक निकोबार, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचनक कमर हो गया, अमरकंटक, अगस्त्या मलाई, कंचनजंगा, पन्ना की गणना विश्व के जीव मंडल निचय में की गई है ना। तो ओवरऑल ये क्या है, 18 आरक्षित क्षेत्र बनाए गए थे। अब इनको डिटेल में भी जान लेंगे। ये आपके यहाँ पे वन्य प्राणी निचय, यानी कि जितने भी आपके बनाए गए हैं 18, वो आपको इस मैप में शो भी किए गए हैं, आप देख सकते हो। इसके बाद और ये पॉइंट्स आप देख पा रहे हो ना, किस तरह से टाइम टू टाइम चीज़ें रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए थे, ताकि ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, ताकि जो जीव जंतु हमारे जंगलों में निवास करते हैं उनको कोई बाहर आकर के नुकसान ना पहुंचा सके ना। जैसे कि 106 नेशनल पार्क बनाए गए थे और इनके अंदर जो भी जानवर होगा ना उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ठीक है, बाहर से आकर के 573 वन्य प्राणी अभ्यारण्य बनाए गए थे ना, और ये 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सभी के नाम दिए गए हैं, तो आप देख सकते सेक्शन में बताते हो। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। और चैप्टर 6 जो कि जनसंख्या है, और यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में बीपीएससी टीआरई 4 में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी जो आपका टीआरई 3 हुआ है, टीआरई 1 2, वहाँ से क्वेश्चन, उसमें यहाँ से इस चैप्टर से क्वेश्चन बने हुए हैं। अगर हम बात करते हैं कि भाई
जनसंख्या की बात करेंगे तो समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही हैं, यानी कि जो संसाधन रिसोर्सेज इंसान के आसपास होते हैं उसका इस्तेमाल यूज़ तो वो करते ही हैं, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। यानी कि एज अ ह्यूमन बीइंग आप खुद भी एक संसाधन होते हो। बाढ़ हो, सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गाँव या शहर को प्रभावित करते हैं तभी वो आपदा बनते हैं। यानी कि आपदा क्या है, तो ओवरऑल जब कोई एक तरह से घनी बस्ती हो, गाँव हो, शहर हो और वो पूरा का पूरा उजड़ जाए, बाढ़ आ जाए, वहाँ पे सुनामी आ जाए, तो उसे हम आपदा कह देते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए, एक ओवरव्यू आपको मिला कि इस चैप्टर में हमें क्या जानना है, क्या समझना है। सो बात करते हैं जनसंख्या का आकार एवं वितरण। कैसे हम समझते हैं कि भाई किसी देश की जनसंख्या कितनी है ना, क्या है, किस तरह से डिसाइड करेंगे, तो इस चीज़ों को समझना है। और जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो आप चाहें तो इस PDF के थ्रू अपने खुद की नोट्स बनाते रहिए। लाइक ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं इनको आप नोट डाउन करते हैं। ठीक है, अब 2011 तक भारत की जो जनसंख्या है वो 12.106 लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17% से अधिक थी। और 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो एरिया इतना हो गया इंडिया का, स्पेशली भारत का, और यहाँ की जनसंख्या इतनी हो गई आपकी 121 करोड़ कह सकते हैं। ठीक है, और विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4। अब यहाँ पे एक फैक्ट ये आ गया कि जो अगर हम इंडिया की एरिया की बात करते हैं तो वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। पूरे वर्ल्ड के कंपेरिजन में अगर हम विश्व में देखें तो जो इंडिया का क्षेत्रफल है वो कितना है, 2.4 है। यानी कि पूरे विश्व में अगर पार्टिसिपेशन देखें तो 2.4% ही सिर्फ है। ठीक है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ की कुल आबादी 1990 लाख है। और उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। यानी कि अगर हम पूरे इंडिया में देखें तो सिर्फ और सिर्फ 16% जो है अगर आप देख लो तो भाई सिर्फ यूपी में ही रह रहे हैं लोग। ठीक है, यहाँ की जनसंख्या है। ठीक है, यूपी में निवास करते हैं। दूसरी ओर हिमालय के क्षेत्र राज्य जैसे कि सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन पर्टिकुलर पूछे गए हैं आपसे NCERT के। ठीक है, कि सिक्किम की आबादी कितनी है, तो केवल 6 लाख ही है। लक्षद्वीप में केवल 6429 लोग निवास करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इतने ही लोग निवास कर रहे हैं लक्षद्वीप में। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में है। वो कौन कौन सा, सबसे पहला यूपी हो जाता है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ की है। फिर महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा आबादी पूरे इंडिया में अगर हम कंपेयर करें तो इन्हीं 5 राज्यों में आ जाते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की इस पॉइंट को हम अभी कवर अप करते हैं, फिर कर लेते हैं, पहले उसके बाद देखते हैं आगे। ठीक है, जनगणना की बात करते हैं तो एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। एक निश्चित टाइम पीरियड के अंतर्गत ये चीज़ें करी जाती हैं। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनसंख्या की जा सकी, और यानी कि पहली बार 1972 में किया गया, और एक तरह से जो एक अंतराल पे किया जाता है वो 1881 में शुरू किया गया था। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। ठीक है, यानी कि हर 10 वर्ष में जो एक टाइम पीरियड के बाद में जनसंख्या को काउंट किया जाता है कि किसी देश की जनसंख्या कितनी है, तो टाइम पीरियड क्या रखा गया, 10 साल। ठीक है, भारतीय जनसंख्या जनसांख्यिकी, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे वृहद स्रोत है क्या। ठीक है, तो ओवरऑल ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पहली बार 1872 में हुआ था, फिर एक नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई, और 10 साल के अंतराल में जनगणना शुरू होने लग गई है। तो इस तरह से ये फैक्ट आपको पता होने चाहिए। आगे बात करते हैं, और अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं ना, एरिया वाइज, जनसंख्या वाइज तो यूपी सबसे बड़ा है, पर अगर एरिया वाइज देखते हैं तो राजस्थान का जो एरिया है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, राजस्थान का एरिया सबसे ज़्यादा है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल और केवल 5.5% ही है ना। यहाँ पे आप इस मैप के छोटा सा जो फिगर दिया है इन्होंने, इसके थ्रू आप समझ सकते हो कि पूरे अगर हम उसमें देखते हैं तो भारत पूरे विश्व में देखा जाए जनसंख्या का प्रतिशत, तो ये इतना टुकड़ा है पूरे विश्व का। ठीक है, 17.5%। एरिया का अगर हम देखते हैं तो एरिया सिर्फ और सिर्फ इतना है, 2.4, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो विश्व के कंपैरिजन में जनसंख्या इतनी है और एरिया इतना है। ठीक है, इसी वजह से भैया अभी तो इंडिया आपका फर्स्ट नंबर पर भी आ चुका है। अगर हम देखते हैं ना, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है जनसंख्या में। और इसके बाद अगला फैक्ट क्या है भाई, घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या का वितरण ना, डेंसिटी, यानी कि कितनी डेंस है ना, कितने पास पास लोग रहते हैं, कितने डिस्टेंस पे लोग रहते हैं ना, उस बेसिस पे हमें बताना है यहाँ पे चीज़ें। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। क्या है आप समझ गए। केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, केवल बांग्लादेश एक ऐसा देश है और दूसरा जापान, जिसका जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो भारत से अधिक है, बाकी सभी से भारत अधिक है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ये एक फैक्ट हो गया। अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं तो 382 प्रति व्यक्ति था 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा बात करते हैं तो बिहार, अगर हम पर्टिकुलर इंडिया के अंदर के जितने स्टेट हैं 28 अभी प्रेजेंट टाइम में है, उनमें देखते हैं तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम इंडिया की पूरे बात करते हैं तो 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर था, लेकिन अगर हम इंडिया के अंदर 28 राज्यों को कंपेयर करें तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है और वो है 1102। वहीं अरुणाचल प्रदेश में यह 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, यानी कि सबसे कम आप देख सकते हो। यहाँ पे राज्य के अकॉर्डिंग पूरा जनसंख्या घनत्व को डिवाइड किया गया है, आप देख सकते हो ना। यूपी का 16% हो गया, फिर महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, हर एक का दिया गया है। यहाँ पे जनसंख्या का वितरण दिया गया है, किस राज्य में कितने रहते हैं ना, जनसंख्या घनत्व नहीं है, जनसंख्या वितरण है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो यहाँ पे आप पूरा सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, और सबसे कम वही 1% वाले आपको यहाँ पे दिख जाएंगे ना, जैसे उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर, दिल्ली हो गया ना, इस तरह से
चीज़ें आप देख पाओगे। ये इंडिया के मैप में भी आपको दिया गया है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जनसंख्या घनत्व ना, जैसे कि ऊपर हमने जनसंख्या घनत्व वाला टॉपिक पढ़ा, तो कहाँ की जनसंख्या घनत्व कितना है ये इस बेसिस पे आप देख पाओगे। ठीक है, डिवाइड किया गया है पूरे इंडिया को, रेड में रखा गया है, मतलब वो सबसे ज़्यादा खतरे में है क्योंकि वहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है और वो आपका 1001 से अधिक है, जो कि सिर्फ 2 से 3 जगह हमें नजर आ रहा है इस जगह पर ना। एक बिहार हो जाएगा, दूसरा बंगाल, और इधर आपका हल्का ये वाला एरिया ही आपका आ जाता है, सिक्किम नहीं इंक्लूड है इसमें। तो इस तरह से ये चीज़ें हो जाती हैं। अब ये फैक्ट दिया गया है कि आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। ये डेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और 8/5/2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था ना, यूटी बना दिया गया था इनको। तो इस तरह से ये चीज़ें हुई। और आगे बढ़ते हैं तो भाई यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, किस तरह से जनसंख्या में वृद्धि होती है और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया है क्या है ना। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, ये हमें पता होना चाहिए। और यह परिवर्तन जो है 3 कारणों से आते हैं। पहला, जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के आपसी संयोजन के कारण ही देखने को मिलता है। और क्वेश्चन भी आपके यहीं से बने हुए हैं, ठीक है, कि जनसंख्या में परिवर्तन किन 3 कारणों से आता है। तो जन्म हो, या तो ज़्यादा से ज़्यादा मृत्यु हो, या फिर प्रवास की स्थिति देखने को मिले। अब पहला देखते हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे कि 10 वर्षों के भीतर किसी देश ऑब्लिक राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन होना, इसे ही जनसंख्या वृद्धि कह देते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन के 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो जनसंख्या वृद्धि को शो करेंगे। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो कि 1901 से 2011 के बीच में कितना वृद्धि हर साल देखने को मिला। प्रतिवर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि, इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, वार्षिक वृद्धि दर कहेंगे। और ये बीच में जब 1951 से 1981 तक की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ ही रही थी ना, यहाँ पे आप अगर एनालाइज करते हो तो देखते हो तो फिर क्या होता है कि 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई, ठीक है, यानी कि जन्म दर जो है वो काफ़ी तेजी से कम हुई, जिसकी वजह से 1981 के आसपास जो जनसंख्या वृद्धि है वो क्या होने लगी, ये दर कम होने लग गई, इसमें कमी आई। फिर आगे क्या करेंगे, केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1820 लाख की वृद्धि हुई थी और इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं दिखी गई। कब, तो ये सिचुएशन है 1990 की। और इसी वक्त में एक रिफॉर्म भी आया था ना, जिसे हम LPG के नाम से जानते हैं, ठीक है, LPG के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था। वृद्धि दर में कमी जन्म दर के नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। 2023 में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए ना, इस पॉइंट पे ध्यान देंगे, छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया होती आखिर कैसे, तो जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 प्रक्रिया, जैसे कि ऊपर भी हमने देखा, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतराल जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहा जाता है। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है, ठीक है, यानी कि जन्म ज़्यादा हुआ है और मृत्यु कम हुई है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। और मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण रहा है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि जो है तीसरा घटक होता है प्रवास, जो कि हम ऊपर देख कर गया है, यानी कि लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को ही प्रवास करना कहते हैं, ठीक है। और प्रवास आंतरिक यानी कि देश के अंदर भी हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय भी होता है, यानी कि लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया को छोड़ करके दूसरे कंट्री में जाकर के रहने लगे, वहाँ की नागरिकता उन्होंने ले ली है, तो वो क्या हो गए, वो देशों में चल के चले गए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कह सकते हैं उन्होंने किया है, ठीक है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आगे क्या करें कि भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, यानी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो गांवों से निकल करके शहरों में आकर के बस चुके हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इतना ज़्यादा अपकर्षण कह सकते हो ना, गरीबी भी फेस करनी पड़ती है, बेरोजगारी रहती है, तो इस वजह से लोग शहरों में आकर के बस जाते हैं, क्योंकि चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। और किशोर जनसंख्या क्या है, तो 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के जितने भी हैं वो सारे आपके किशोर जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की बात करते हैं तो भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत करी थी, ताकि भाई प्रॉपर चीज़ें चलती रहें ना और किसी भी तरीके की गड़बड़ी देखने को ना मिले। सो ये चीज़ें रही इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने बताया कि भाई ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कहीं भी जनसंख्या वृद्धि यानी कि परिवर्तन अगर हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है या बना हुआ है प्रॉपर, तो उसके पीछे के सिर्फ 3 ही कारण होते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अब तीनों आप समझ चुके हैं कि होता क्या है। सो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। चीज़ें थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे सीटेट की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। सो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन।